नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं और उनके फैक्ट्स होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। और साथियों बताना चाहूँगा, अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने साथियों? आपके जो ऑप्शन है, जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या माइक पेंस। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। हाल ही में इन्हीं का शपथ समारोह हुआ है साथियों, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और काफ़ी दिनों से चर्चा में भी थे। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने यूएसए में शपथ ली साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आधिकारिक तौर पर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है साथियों। ठीक है, जो 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में इनकी वापसी का प्रतीक है, क्योंकि जो बाइडेन के पहले भी ये एज ए राष्ट्रपति थे साथियों। ठीक है, उन्होंने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल भी पूरा किया है। और आपको बता दें कि नवंबर 2024 में हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की थी, काफ़ी मेजोरिटी में इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली साथियों? आपके जो ऑप्शन है, माइक पेंस, कमला हैरिस, जेडी वेंस या निक्की हेली। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि अभी जो हाल ही में यूएसए के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली साथियों। अभी चुनाव हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे शपथ ली एज ए राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा ली गई साथियों? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेडी वेंस। ठीक है, जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है साथियों। ये उनकी इमेज है साथियों डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी थी। तो उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है, जो इनके कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने जनवरी 2025 में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी है साथियों? ठीक है, तो अभी आपको ये बताना है साथियों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो आपके जो ऑप्शन है, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी या जयराम ठाकुर। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी है। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, तो ये करंट अभी वहाँ के सीएम है उत्तराखंड राज्य के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना या ऑप्शन डी सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें, एनटीटी लॉकर का क्या प्राथमिक उद्देश्य है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन करना। यही उद्देश्य है किसका? एनटीटी लॉकर का। ठीक है, तो सरकार ने व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एनटीटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने एनटीटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, माल और सेवा कर नेटवर्क और
विदेशी व्यापार महानिदेशालय। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग। ठीक है साथियों, इसी के द्वारा एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्टार्टअप के लिए फंड्स एंड फंड्स एफएफएस योजना किस संगठन द्वारा संचालित की जाती है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और वित्त मंत्रालय। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा ये संचालित की जाती है। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया मिशन की सफलता का श्रेय फंड्स एंड फंड्स फॉर स्टार्टअप एफएफएस जैसे फंडिंग मैकेनिज्म को जाता है साथियों। ठीक है, एफएफएस को 2016 में 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ लॉन्च किया गया था। इनिशियल लेवल पर जो कैपिटल फंड था साथियों वो कितना था? 10,000 करोड़ का। ठीक है, जो 14वें और 15वें वित्त आयोगों के साथ संरेखित था। ठीक है साथियों, इसके बाद आगे देखते हैं। इसका जो लक्ष्य था साथियों, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और घरेलू पूंजी तक पहुंच प्रदान करना। ठीक है, इनिशियल लेवल पे जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा काम क्या था कि जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं एक इकोसिस्टम उनको दें। ठीक है, क्योंकि अगर किसी स्टार्टअप के पास फंड ही नहीं होगा तो वो ग्रो कैसे कर पाएगा। तो इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनिशियल लेवल पे हम कैसे मतलब स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बनाएं, उसी के तहत ये काम करता था। उसी के तहत ये अमाउंट हमने रखा था जब हमने इसको लॉन्च किया था साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं। एफएफएस सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष आईएएफ को फंड करता है। ठीक है, जो इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करते हैं। ये योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित की जाती है और इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है साथियों? सिडबी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये संचालित की जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, इसको बिल्कुल आप याद रखिए। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और झारखंड। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस राज्य में ये टाइगर रिजर्व स्थित है साथियों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या झारखंड। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश करें साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, झारखंड। झारखंड राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में घटती बाइसन गौर की आबादी को पुनर्जीवित करने के तरीकों का अध्ययन कर रहा है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर लातेहार जिले के पश्चिम भाग में स्थित है साथियों। ठीक है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले 9 बाघ अभ्यारण्य में से एक था। ठीक है, और ये पहला रिजर्व होने के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है, जहां 1932 में पेगमार्क काउंटिंग का उपयोग करके बाघों की जनगणना की गई थी। ठीक है, तो जो बाघों को जनगणना करने की एक जो प्रोसेस होती है उसको पेगमार्क काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले हुआ था यहाँ पे। ठीक है, कब? 1932 में। और झारखंड के किस जिले में आता है साथियों? तो झारखंड के छोटे नागपुर पठार पर लातेहार जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलारीपयट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? आपको ऑप्शन से साथियों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। यहाँ पे इसकी इमेज भी है साथियों, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, केरला राज्य का ये पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ठीक है, क्या नाम है उसका? कलारीपयट्टू। ठीक है साथियों, ये इसकी इमेज है। कई बार आपने मूवी में या कई बार आपने ये अदर प्लेटफॉर्म से इसको देखा होगा। ठीक है, इस मार्शल आर्ट को। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट
कलारीपयट्टू को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में केवल एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योद्धा ऋषि परशुराम ने कलारीपयट्टू की शुरुआत की थी साथियों। और कलारीपयट्टू शब्द मलयालम में कलारी का अर्थ होता है युद्ध का स्थान और पयट्टू का अर्थ होता है साथियों लड़ाई से। ठीक है, तो युद्ध का स्थान लड़ाई। उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो उसी में इसको एक प्रदर्शन के एक कार्यक्रम प्रदर्शन के रूप में शामिल किया गया है उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं साथियों उसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश सिन्हा, दीपक कुमार या रविदीप सिंह। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किसको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। असम पुलिस मुख्य प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है साथियों, तो इस पुलिस बल का क्या काम होता है, जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इश्यूज है उसकी ये टेक केयर करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1939 में रियासतों में राजनीतिक अशांति के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है एनडीआरएफ। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल काम करता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 20वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। ठीक है साथियों, एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के तहत विशेष आपदा प्रतिक्रिया के लिए की गई थी साथियों। ये बाढ़, चक्रवात, भूकंप और दुर्घटनाओं सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए सुसज्जित एक बहुकौशल बल है। ठीक है, तो जो भी अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है साथियों, कहीं पे बाढ़ आ गई, फ्लड हो गया, चक्रवात आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, या प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई आपदा आती है, तो उससे निपटने के लिए ये कुशल है और उससे निपटने के लिए इसे बनाया गया था साथियों। ठीक है, एनडीआरएफ गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करता है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, तो सही उत्तर क्या है साथियों यहाँ पे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है साथियों, ये उनकी यहाँ पे इमेज है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आपके जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था। आइए इसके बारे में देखते साथियों। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का समापन 20 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में हुआ है, जो 4 साल के अंतराल के बाद इस आयोजन के सफल
पुनरुद्धार का प्रतीक है साथियों। ठीक है, इस महोत्सव में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिनमें तिरुपति और नेल्लोर जैसे आसपास के जिले के जिले के 3,000 से अधिक छात्र शामिल थे। ठीक है, जिन्हें आयोजकों द्वारा मुफ्त परिवहन और भोजन भोजन प्रदान किया गया साथियों। ठीक है, तो एक फेस्टिवल था साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जो आसपास की लोकेशन थी लाइक तिरुपति, नेल्लोर, तो वहाँ से 3,000 से अधिक छात्र शामिल थे और उनके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ भी दी थी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फ्री था, फूड उनको प्रोवाइड किया गया था, जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था साथियों, जिन जिन लोगों ने। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय क्लास कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई? आपके जो ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, वाराणसी या कोलकाता। तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे साथियों कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, कोलकाता। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोलकाता के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में 27वें अंतर्राष्ट्रीय क्लास कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया साथियों। ठीक है, इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय क्लास आयोग के अध्यक्ष और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोयुकी एओन सहित वैश्विक क्लास समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियां भी शामिल थी साथियों। आईसीजी 2025 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 की 25वीं वर्षगांठ पर कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 में 25वीं वर्षगांठ पे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 8 लोगों को सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी की संकाय सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कैम्ब्रिज यूके द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया साथियों। और जो प्रोफेसर सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार की 25वीं वर्षगांठ मनाने वाले 8 विजेताओं में से एक थे। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया साथियों? आपके जो ऑप्शन है यूएसए, जापान, पाकिस्तान या जर्मनी। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि किस कंट्री द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, यूएसए के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। यूएसए के राष्ट्रपति ने टिकटॉक पर संघीय प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया जिसमें टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी बाइटेडेंस को अपने अमेरिकी परिचालन मतलब ऑपरेशंस को बेचने या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्ण प्रतिबंध का सामना करने के लिए बाध्य करने वाले कानून को बरकरार रखा गया था साथियों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है, नेशनल सिक्योरिटीज़ है, उसके कारण और जो भी अमेरिका के मतलब जो ऑपरेशंस थे इस कंपनी ने बेच दिए थे, उसी के कारण मतलब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिक्स समूह की प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करना है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, ऑप्शन सी विक्स भुगतान प्रणाली या ऑप्शन डी दक्षिण दक्षिण सहयोग कोष। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें
तो कौन सी पहल है ब्रिक्स समूह की, जिसका उद्देश्य है कि भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे जो भी उनके सदस्य देश हैं उनको वित्तीय तरलता सहायता प्रदान करना है। साथियों सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, CRA। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था ब्रिक्स द्वारा विकसित एक वित्तीय तंत्र है जिसका उद्देश्य क्या है, भुगतान संतुलन की कठिनाई का सामना कर रहे सदस्य देशों को तरलता सहायता प्रदान करना है। ठीक है, ये सदस्य देशों के बीच आर्थिक स्थिरता बढ़ाने की प्रमुख पहलों में से एक है। ठीक है, तो उनको जो भी देशों को तरलता की आवश्यकता है उसकी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनकी आर्थिक स्थिरता है उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको ख़त्म कर सकें, उसकी एक पहल है साथियों, जो जो उसके मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है, उन्हीं के बीच में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को आधारिक तौर पर 2025 में ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में किस कंट्री को शामिल किया गया है 2025 में। तो साथियों यहाँ पे सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है नाइजीरिया। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो नाइजीरिया को आधिकारिक तौर पर बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा और कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों के साथ ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, विकासशील देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपने व्यापक उद्देश्यों के तहत ब्रिक्स के नए भागीदार को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए अपने व्यापक उद्देश्य के तहत, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो वो दूसरे जो भी उनके ग्रुप्स है उसमें वो अपने गठबंधन करते हैं। तो उन्हीं को उद्देश्य को और व्यापक बनाने के लिए ब्रिक्स ने क्या किया है कि अपने जो ग्रुप है उसमें और भी कंट्री को सदस्यता दी है ताकि उनका विस्तार हो सके। ठीक है, और ब्रिक्स जो ग्रुप है और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो साथियों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो साथियों आपको मेरी क्लास कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में।